Surcharged with Divine Love by Sukhman Yanti, Publishers, Unistar। आज हम श्रवण करेंगे अध्याय 12 का, जिसका शीर्षक है मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। जय गुरुजी। एक रात जब गुरुजी अपने कमरे में चले गए, मैंने सभी प्रसाद के बर्तन और उनकी चादरें, जिन्हें बड़ी होने के कारण मैं घर पर मशीन से धोती थी, इकट्ठा किया और बाहर खड़ी अपनी कार की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं पैसेंजर साइड में बैठी, खिड़की पर दस्तक हुई। गुरुजी को देखकर मैं थोड़ा चौंकी। ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने अभी उनको उनके कमरे में छोड़ा था। उनके यहाँ बाहर होने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे मन में ये सभी विचार चल रहे थे। मैंने अपनी खिड़की नीचे कर ली और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने कहा, सुखमनी, कल से गाड़ी चलाना सीखो। एक समय आएगा जब तू मुझसे मिलने के लिए गाड़ी ड्राइव करके दिल्ली आएगी। मैं और ड्राइव? क्या वे नहीं जानते थे कि मुंबई पुणे राजमार्ग पर मेरे साथ हुई एक बड़ी दुर्घटना के कारण मैं गाड़ी चलाने से बुरी तरह डर गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। मेरी ज़िद केवल एक दिन ही चली और मुझे जल्द ही चंडीगढ़ के एक ड्राइविंग स्कूल में भर्ती किया गया। हर दोपहर गुरुजी मुझे मेरी प्रगति, या यूं कहूँ कि कमियों के बारे में बताते थे। आज तू चौथा गियर नहीं लगा सकी, या तू अभी तक कार को ठीक से रिवर्स नहीं कर सकती। स्कूल में 15 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान मैंने यही सब सुना। अंततः गुरुजी ने एक युवक को, जिसके बारे में मैं सोचती थी कि वह बहुत तेज गाड़ी चलाता था, मुझे गाड़ी चलाना सिखाने का निर्देश दिया। उनके मंदिर के बगल में एक खुला मैदान था और जैसे ही मैंने मंदिर में सफाई और धुलाई खत्म करनी, गुरुजी मुझे ड्राइविंग सीखने के निर्देश से बाहर भेज देते थे। युवक ईंटें और कुर्सियां रखता था और मुझसे उनके बीच गाड़ी चलाने या रिवर्स गियर में 8 अंक बनाने के लिए कहता था। कई बार उससे बड़ी होने के नाते में युवक को मुझसे पागलपन भरी हरकतें करवाने के लिए डांट देती। गुरुजी ने मेरी प्रगति पर नज़र रखी। मैंने जल्द ही अच्छी ड्राइविंग शुरू कर दी। मुझे एहसास हुआ कि शायद भविष्य में मुझे गाड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे नहीं पता था कि कुछ ही वर्षों में मेरे नाना जी गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे और मेरे लिए गाड़ी चलाने में सक्षम होना एक वरदान साबित होगा। एक बार जब गुरुजी को विश्वास हो गया कि मैं काफ़ी अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आदेश दिया। मैं ड्राइविंग टेस्ट देने में थोड़ा झिझक रही थी और गुरुजी ने इस डर को समझ लिया। उन्होंने संगत में से किसी को आवश्यक कार्य पूरा करने का आदेश दिया। उस सज्जन ने मेरा फ़ोन नंबर लिया और मुझसे कहा कि वे मेरी फ़ोटो लेने के लिए मुझे कॉल करेंगे। जिस दिन इस सज्जन ने मुझे बुलाया, मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफिस गई और बहुत मज़े से अपनी तस्वीर खिंचवाकर घर वापस आ गई। मुझसे कभी कोई दस्तावेज नहीं लिया गया और मेरा लाइसेंस अगले 2 दिनों के भीतर मुझे सौंप दिया गया। जाहिर है, मैंने सोचा कि वे वहाँ काम करते होंगे या कोई उच्च अधिकारी हैं और अगली बार जब मैं उनसे संगत में मिलूँगी तो उनसे धन्यवाद जरूर कहूँगी। मैं उन्हें ढूंढती रही, लेकिन मैंने उनको फिर कभी संगत में नहीं देखा। लाइसेंस 20 साल तक मेरे पास रहा, जब तक उसके नवीनीकरण का समय नहीं आया। मेरे अलावा बहुत से लोगों ने मेरा लाइसेंस नहीं देखा था और ना ही मैंने कभी देखा था कि अन्य लोगों के लाइसेंस कैसे दिखते थे। मैंने नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया और अपने दस्तावेज साथ ले लिए। जब मैंने अपनी फ़ाइल जमा की तो काउंटर पर मौजूद महिला ने मुझसे मेरा मूल लाइसेंस मांगा। जब मैंने उसे बताया
कि मैंने पूछे गए अनुसार असली लाइसेंस चिपकाया है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम चारों ओर देखो, क्या किसी का लाइसेंस आपके जैसा दिखता है? मैंने चारों ओर देखा और पाया कि सभी के पास हल्के रंग के लाइसेंस थे, जबकि मेरा लाइसेंस चमकीले नारंगी और बैंगनी रंग का था। आपको ये कहाँ से मिला? हमने कभी भी ऐसा लाइसेंस जारी नहीं किया है। मैंने संकोचवश अपना लाइसेंस देखा और उसे बताया कि यह मुझे यहाँ से ही मिला है। उन्होंने उसके वास्तविक होने पर संदेह व्यक्त किया और मुझे अपने रिकॉर्ड निकलवाने के लिए स्टोर रूम में भेज दिया। यदि आपके पुराने दस्तावेज मिल जाएंगे तभी मैं लाइसेंस नवीनकृत करूँगा, अन्यथा आपको नए के लिए आवेदन करना होगा। स्टोर रूम तक पूरे रास्ते में मनी मन गुरुजी से बात करती रही और उनसे कहा कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालें, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इसमें डाला है। मैं सच में जानती थी कि कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सज्जन ने मुझसे कभी कोई दस्तावेज नहीं मांगा था। स्टोर रूम में मैंने काउंटर पर महिला द्वारा मुझे दी गई पर्ची प्रभारी व्यक्ति को सौंप दी। वह भी उत्सुक दिखे और मुझसे कहने लगे, ये आपसे आपके रिकॉर्ड क्यों मांग रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि काउंटर पर मौजूद महिला को लगता है कि मेरा लाइसेंस नकली है और वे जांच करना चाहती हैं। उसने लाइसेंस पर नज़र डाली और कहा, मैम मैंने पूरी ज़िंदगी इसी कार्यालय में काम किया है, मैंने कभी लाइसेंस पर ऐसे रंग नहीं देखे। जब मैं बुरी तरह से चिंतित थी, मुझे देखने दो कि क्या मुझे आपका रिकॉर्ड मिल सकता है। अगर यह हमारे कार्यालय द्वारा जारी किया गया है तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड ज़रूर होगा। इसके साथ वह जांच करने के लिए स्टोर रूम में चला गया। मैंने बैठने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढी और गुरुजी को याद किया, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्हें खोजने पर कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब 5 मिनट के भीतर वापस आए और कहा, मैम आपके सभी रिकॉर्ड ठीक हैं। मैं आपको आपके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए मंजूरी देने के लिए एक पर्ची दूंगा। भले ही मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपका लाइसेंस ऐसा नहीं लगता कि हमने इसे जारी किया है। मैंने पर्ची ली और काउंटर पर मौजूद महिला के पास गई। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे रिकॉर्ड वास्तव में मिल गए हैं। बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुद बहुत हैरान थी। उसके पास मेरे लाइसेंस को नवीनीकृत करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। जैसा कि गुरुजी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, अंततः मैं दिल्ली में गुरुजी से मिलने के लिए गाड़ी चला कर गई। उस दिन मेरे पास बड़े मंदिर की एक बड़ी लैमिनेटेड तस्वीर थी, जिसे मैंने खींची थी और उसे गुरुजी को देना चाहती थी। एम्पायर स्टेट दिल्ली से ठीक पहले मैं ट्रैफिक जाम में फंस गई। मैं उस समय मारुति 800 चला रही थी और निश्चित रूप से दिल्ली का ट्रैफिक जाम मेरे लिए बहुत नया और डरावना था। अचानक मेरी कार कुछ क्षण के लिए पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। मेरी माँ घबरा गई और उन्होंने सोचा कि मैं घबरा जाऊंगी और किसी कार को टक्कर मार दूंगी। हालांकि मेरी कार सुरक्षित दूरी पर थी और मैंने टक्कर नहीं मारी, लेकिन जो विचार मुझे परेशान कर रहा था वह यह था कि आखिर इतना अंधेरा क्यों हो गया। जब हम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे तो हम दोनों ने देखा कि मेरी कार से एक विशाल मोर उड़ रहा है। जाहिर है मोर इतना विशाल था कि उसने मेरी कार को चारों तरफ से ढक लिया था। उससे भी अधिक चकित करने वाली बात यह थी कि कोई भी उसे देखकर हैरान नहीं हो रहा था। शायद वो सिर्फ हमें ही दिख रहा था। यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन मैंने देखा कि ट्रैफिक उतना सघन नहीं था जितना कुछ मिनट पहले था और उचित गति से चल रहा था। मैंने तस्वीर सेवादारों के पास छोड़ दी, क्योंकि दिन का समय था और गुरुजी अभी भी समाधि में थे। मैंने उनसे कहा कि मैं शाम को संगत के समय आऊँगी। शाम को जैसे ही हम अंदर आए, गुरुजी ने मुझे और मेरी माँ को अपने कमरे में बुलाया और कहा, तू गड्डी चला के आई है? मैंने हाँ में उत्तर दिया और उन्होंने कहा, देख फिर नज़ारे, ब्लेस करना तेनू तेरी गड्डी नू
जैसे ही मैं बैठी तो मैंने देखा कि बड़े मंदिर की जो तस्वीर मैंने दी थी वह गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में अपने कमरे की दीवार पर लगवाई हुई थी। वह पूरे दिन इसकी तारीफ करते रहे और सबको कहा, सुखमनी ने खींची है, बहुत सोहनी आई है, सब कुछ आ गया है, प्रोफेशनल्स भी नहीं खींच सकते, इतनी सोहनी आई है। ऐसे गुरु को बार बार शीश झुकाकर अनंतम अनंतम शुक्राना और नमन।